नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है और खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है और खास तौर से दिशा और सुशांत के वॉरियर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण खबर पर आने के पहले मुंबई की एक और खबर है। राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा हो रही है। दिशा केस में जो ये टर्न हो रहा है ना, टाइट टर्न हो रहा है, तो बड़ी चर्चा हो रही है और अब सबको ये लगने लगा कि ये क्या हो गया यकायक, ऐसा बदलाव क्यों हो गया। जो दो भाई इकट्ठे आए हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जनता के बीच ये संदेश बहुत मजबूती से चला गया है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के कृत्य के बारे में। और राज ठाकरे को इस बात का इल्म है कि जनता के बीच में ये माहौल गया है, लेकिन जैसे कि आंख पर पट्टी बन जाती है जब आप मगरूर होते हैं, आप सत्ता पर बैठे होते हैं और आपको लग रहा हो कि हमारी कौन क्या बिगाड़ देगा। जब आपको इस बात का एहसास हो कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा कुछ नहीं हो सकता है, ये तो पॉलिटिकल मामला है, अपराध हुआ है, इतना संगीन अपराध हुआ है, लेकिन इस पर जो पॉलिटिशियन है उसका रुख क्या है? उसका रुख है कि ये सब तो होते रहता है, कोई खास बात नहीं है। अपराध इस तरह के गंभीर अपराध होते रहते हैं, खास बात नहीं है। वरना ये सब जानने के बाद कि उनका भाई, उनका भतीजा एक गंभीर अपराध में फंसा हुआ है, जिसकी सुनवाई हो रही है, तब भी दो भाई एक साथ आए हैं। और इसके ऊपर मैं पहले ही बता चुका हूं कि दोनों भाइयों की कोई दाल गलने वाली नहीं है। महानगर पालिका की चुनाव है, महज अब 9 दिन शेष रह गए हैं। 14-15 तारीख तक ये सारा काम हो जाना है। 15 तारीख को मतदान है बेसिकली, तो 15 तारीख को ये चुनाव है और चुनाव के बाद इन इन इनकी जो दुकानदारी है वो बंद हो जाएगी। ये आखिरी सिटाडेल है, ये आखिरी किला है उद्धव ठाकरे का, जो ध्वस्त हो जाएगा। अब चर्चा एक बड़ी आम हो गई है, दिशा केस में मोड़ क्या आ गया है। याद कीजिए जस्टिस सारंग कोतवाल के बारे में। जस्टिस सारंग कोतवाल वही जस्टिस हैं जिन्होंने पहली बार दिशा केस में सरकार से पूछा था और पुलिस से पूछा था कि जरा आप ये बताइए कि अगर आपने एफआईआर नहीं किया है तो आप केस की जांच कैसे कर रहे हैं। जस्टिस सारंग कोतवाल ही थे जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया था कि आप रिप्लाई फाइल करेंगे और अगर आप नहीं फाइल करेंगे तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइल करेंगे। अगर वो भी नहीं फाइल करेंगे तो मुंबई का पुलिस कमिश्नर फाइल करेगा, डीजीपी फाइल करेगा, होम मिनिस्ट्री फाइल करेगी, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को भी इसमें पार्टी बनाया था। इन सभी लोगों को कहा था कि आप फाइल करेंगे और बड़े अधिकारी को रिप्लाई फाइल करने के लिए यही जस्टिस सारंग कोतवाल थे। लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन जो लड़ाई लड़ रही थी और जब अदालत पहुंची तो रजिस्ट्रार ने बड़ी चालाकी से इस पूरे केस को जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खंडपीठ में डाल दिया, बेंच में डाल दिया। जब दिशा के वकील को यह बात की जानकारी हुई कि साहब ये तो हमारा जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के पास है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे वही जस्टिस है जो अवकाश वाला जो बेंच था, वैकेशन बेंच था, उसमें होते हुए रिया चक्रवर्ती को बेल दिया था। बेल नहीं, रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को स्क्वैश किया था। एक और सदस्य थे उस बेंच में, लेकिन वो गई सुनवाई जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के पास और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने सीबीआई से पूछा कि भाई आपने अभी तक रिया चक्रवर्ती को क्यों नहीं बुलाया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जब 4.25 साल बीत गए हैं तब अगर आपने नहीं बुलाया तो अब क्या बात करेंगे।
और तब सीबीआई ने ये कही थी बात, इसी का हवाला दिया था। और उस वक्त तो दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान केस में नहीं थे, ये ध्यान रखिए। दिसंबर 2023 की बात मैं कर रहा हूं। उस वक्त दिशा सालियान के 23 और 24 में नहीं थे। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान केस में शामिल नहीं हुए थे। सतीश सालियान मार्च 2025 में सामने आए, लेकिन उसके पहले तो पीआईएल लग गई थी नवंबर 2023 में। तो पीआईएल के बाद सीबीआई ने यह कहा था कि दिशा के केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, क्योंकि जब पीआईएल लगी थी हमारी जनता की अदालत के बाद पीआईएल फाइल हुई थी, आपको सबको मालूम होगा। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया क्यूबाइड नेटवर्क ने लगाया था और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में लगाया था सिटीजन कोर्ट। और उस सिटीजन कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन मुंबई हाई कोर्ट पहुंची और तब पीआईएल फाइल हुआ। और पीआईएल फाइल होने के बाद 1.5 साल तक कोई सुनवाई नहीं हुई पीआईएल की, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब सतीश सालियान सीन में आए और जब सतीश सालियान की रिट पिटीशन फाइल हुई, तो उसको बड़ी चालाकी से, क्योंकि 1.5 साल तक तो उन्होंने पीआईएल की सुनवाई नहीं की। उस वक्त जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय, जो आजकल दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, विवादों में भी फंसा हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट, मुझे नहीं मालूम, और जस्टिस वर्मा को लेकर के मैं बोल रहा हूं। लेकिन जब ये रिट पिटीशन गया मुंबई हाई कोर्ट में, तो बड़ी चालाकी से रजिस्ट्रार ने इसको जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बेंच में डाल दिया। और पीआईएल के बाद जब सीबीआई ने यह कहा था कि दिशा सालियान के केस का इन्वेस्टिगेशन एसआईटी कर रही है और उस केस में रिया चक्रवर्ती को बुलाया जा सकता है, बावजूद इसके, ये एफिडेविट है सीबीआई का, बावजूद उसके इसके रेवती मोहिते डेरे के बेंच ने क्वैश किया लुकआउट नोटिस रिया चक्रवर्ती का। तो ये पता था कि अगर रिट पिटीशन ये जाएगा तो कहेगा, इनके सवाल पूछेगा, अब 5 साल के बाद क्यों आए, अब क्या आपको हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा, पुलिस ने इंक्वायरी क्लोज कर दी है। खेल ये था मित्रों। आशंका यह व्यक्त की जा रही थी कि इस केस में जाएगा और संभवतः ये हियरिंग होगी, संभवतः, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ऐसी आशंका व्यक्त की सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के वकीलों ने कि यहां हमें फेयर न्याय नहीं मिलेगा, फेयर ट्रायल यहां पर संभव नहीं है, क्योंकि उसके पहले ही रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को ये क्या क्वैश कर चुके थे सीबीआई के ये कहने के बाद भी। हालांकि सीबीआई वहां पर गलत थी, आधार बिल्कुल वहां पर सही था हाई कोर्ट का, लेकिन ये आधार बनाया गया, ये मैच फिक्स था कि हम अपोज करेंगे और आप हमें डांट दीजिएगा और ये उसके बाद इनका क्वैश कर दीजिएगा। तो हमारी भी इज्जत रह गई कि हमने डांट सुन ली, और आपकी भी इज्जत रह जाएगी कि नहीं आपने सवाल तो बहुत सही पूछा है, बिल्कुल सही सवाल था। सीबीआई ने एक बार भी 4 साल में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं किया, जो गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। तो फिर वही तथ्य हो जाता, यहां पर यह होता कि नहीं 5 साल के बाद आप क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया 5 साल में जो आप 5 साल तक आप क्यों चुप रहे? आप समझ गए? वही तर्क दिया जाता जो तर्क सीबीआई के पास था, और इस पूरे केस को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता। तो पहले से ही डर हो गया था कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बेंच में अगर यह केस लगा तो वही हश्र होगा जो रिया चक्रवर्ती के नोटिस को, लुकआउट नोटिस को क्वैश करने को लेकर के हुआ। और फिर रिया चक्रवर्ती के लिए कौन से वकील खड़े हुए थे? तो चीफ जस्टिस के पुत्र अभिनव चंद्रचूड़ स्वयं खड़े हुए थे। और फिर अभिनव चंद्रचूड़ यहां पर आते तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि सरकारी वकील की दलील को सुन लिया जाता और कहते कि नहीं 5 साल के बाद। और अभी जो पुलिस कह रही है कि हमने मल्टीपल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, तो उसके ऊपर जस्टिस गडकरी ने सवाल किया था कि मल्टीपल स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड क्यों किया? कोई संतोषप्रद आंसर नहीं था। कई बार सतीश सालियान की पत्नी से कई बार रिकॉर्ड किया, भाई क्यों किया? तो पुलिस का कहना था कि हम कंफर्म होने के लिए कई बार उनसे रिकॉर्ड किया। फिर उन्होंने कहा कि रोहन राय का लिया आपने? जी, रोहन राय का भी ले लिया, सारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया और यह मामला जो है एक्सीडेंट का हो गया।
तो उसमें ये आशंका थी कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ये सवाल उठा दे कि भाई 4 बार 5 बार तो आप ही का स्टेटमेंट है, आप कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं और फिर इस आधार पर आप कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते थे, चैलेंज भी नहीं कर सकते थे। वही आधार होता जो सीबीआई को उन्होंने पूछा और फिर जस्टिस रेवती मोहिते डेरे कहती कि नहीं, आपका जो आपने स्टेटमेंट तो 5 बार रिकॉर्ड कर दिया है, 4 बार रिकॉर्ड कर दिया है, आप अदालत का वक्त बर्बाद कर रही हैं। इसकी आशंका, इसकी भनक लग गई थी, कैसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है। और आधार बन रहा था रिया चक्रवर्ती के केस की सुनवाई का। और फिर इनके ऊपर कई एलिगेशंस भी लगाए थे उन्होंने। अभी उसका कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है ऑलरेडी नीलेश ओझा के खिलाफ। और नीलेश ओझा जी ने जो तथ्य दिया है उस तथ्य को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का एक प्रकार से हथौड़ा चल गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को स्वीकार किया, जो इनके खिलाफ जो कंप्लेन गया था, यह स्वीकारोक्ति है। मेघालय हाईकोर्ट ट्रांसफर किया जाना लॉ की गैलरी में कहा जाता है कि एक पनिशमेंट पोस्टिंग है, वहां कोई जाना नहीं चाहता। इसके पहले मुंबई के एक और न्यायाधीश का ट्रांसफर किया गया था मेघालय हाईकोर्ट, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का ट्रांसफर कर दिया गया। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने, कॉलेजियम ने या सुप्रीम कोर्ट ने भी अंदर खाने ये स्वीकार किया है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि गड़बड़ी क्या है, नहीं है, या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि किसी अनियमितता की वजह से इनको ट्रांसफर किया गया है। लेकिन पावर गैलरी जो है, कानून का जो पावर गैलरी है, वो मेघालय के ट्रांसफर को पनिशमेंट पोस्टिंग ही मानता है। यही सच है और ये मेरा अधिकार है, ये तो मैं बोल ही सकता हूं। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके अंदर की बात आपको बताऊं कि क्यों जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का ट्रांसफर मेघालय हुआ। और इसके पहले जो मेघालय ट्रांसफर हुआ था, उन्होंने इस्तीफा देना उचित समझा, लेकिन मेघालय जाना उचित नहीं समझा। मुंबई हाईकोर्ट के ही जज थे जिनका एक ट्रांसफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मेघालय नहीं गए। तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का मेघालय ट्रांसफर होना इस बात की एक प्रकार से पुष्टि हो गई कि जो आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दम था। खैर, अब जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बाद दिशा का केस ट्रांसफर किया गया था और उस ट्रांसफर के बाद केस आया था जस्टिस सारंग कोतवाल के पास। और फिर जस्टिस सारंग कोतवाल ने पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछा था कि भाई, ये चीफ सेक्रेटरी, आप जवाब दीजिए कि आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया है। क्यों? जस्टिस सारंग कोतवाल सिर्फ कानूनी पेज को समझ रहे थे, सिर्फ कानून की भाषा बोल रहे थे। जस्टिस सारंग कोतवाल ने कहा कि भाई, पीड़िता के पिता स्वयं कंप्लेनेंट हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या हुई है, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब चाहे वो कितनी बार इसके पहले स्टेटमेंट दिए हैं, वो नल एंड वॉइड है। और इस एफिडेविट में वो कह रहे हैं कि पिछला जो भी हमारा रिकॉर्ड लिया गया है, हमें डरा करके, धमका करके, हम डर में जी रहे थे क्योंकि बाप बेटे की सरकार थी, उसी वक्त की रिकॉर्ड है ये। 2022 के बाद का रिकॉर्ड नहीं है, जब सरकार बदल गई है। और तब से ही हम ये मन बना रहे थे कि हम कैसे इसको लड़ें, लेकिन हमारे लिए कोई आ नहीं रहे थे। और सतीश साल्यान ने बजाबता कई टेलीविजन चैनल्स में मेरे नाम के साथ, क्यूबाइव नेटवर्क के साथ, उन्होंने ये कहा कि क्यूबाइव के लगातार कैंपेन की वजह से मुझे भरोसा हुआ कि मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है, तब मैं आया हूं। और तब फिर नवंबर से ही हम लोगों ने जब पीआईएल लगाई थी, उसी वक्त से वो संपर्क में थे। और फिर बाद में मार्च में हम लोगों ने बजाबता उनके एफिडेविट के साथ फाइल किया रिट पिटीशन। और जब रिट पिटीशन फाइल हुआ, तब जाकर के ये केस आया जस्टिस सारंग के पास। और फिर जस्टिस सारंग ने पुराने सारे रिकॉर्ड को सेट असाइड करके कानून के पूरे आलोक में उन्होंने आदेश दिया चीफ सेक्रेटरी को कि आप अपना रिपोर्ट दीजिए। अब फिर मामला क्या हुआ, नया मोड़ क्या आया? नया मोड़ आया कि जस्टिस सारंग कोतवाल का भी ट्रांसफर कर दिया गया था गोवा हाई कोर्ट। अब जस्टिस सारंग कोतवाल दोबारा मुंबई हाई कोर्ट तशरीफ ला चुके हैं।
जस्टिस सारंग कोतवाल दोबारा न सिर्फ मुंबई हाईकोर्ट आ चुके हैं, बल्कि दिशा के पिता सतीश साल्यान का केस ट्रांसफर हो गया है जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच को। तो अब अगर 20 जनवरी या 20 जनवरी के पहले भी सुनवाई हो सकती है। दिशा साल्यान का केस जस्टिस सारंग कोतवाल के बेंच को ट्रांसफर हो गया है। इसके पहले हालांकि जस्टिस गडकरी का बेंच पूरी तन्मयता के साथ सुनवाई कर रहा था और जस्टिस गडकरी लगभग 20 जनवरी को यह आदेश उनके तरफ से आ ही जाता। अब समझिए और एक्सपेडाइट हो जाएगा मामला, क्योंकि जस्टिस गडकरी तो थोड़ा बहुत सवाल पूछ भी रहे थे, उनको समय भी दे रहे थे, लेकिन जस्टिस सारंग कोतवाल को तो इस केस के बारे में एक एक चीज मालूम है। उनको कुछ और अधिक जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही जस्टिस सारंग कोतवाल थे जिन्होंने सीधे चीफ सेक्रेटरी को इंडक्ट किया। चीफ सेक्रेटरी को कहा ऑर्डर में कि आप रिप्लाई फाइल कीजिए, हम किसी और से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, आपको फाइल करना पड़ेगा रिप्लाई, बहुत हो गया। अब यह मामला दोबारा सारंग कोतवाल के पास आ गया। अब आप कल्पना कीजिए कि जब सारंग कोतवाल के बेंच में सुनवाई होगी और जब सारंग कोतवाल पूछेंगे कि भाई ये तो जनवरी आ गया, 2 महीने बाद मार्च आ जाएगा, 1 साल हो गया, 1 साल होने जा रहे हैं, 10 महीने बीत गए हैं और पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, रिप्लाई किसने फाइल किया है पूछेंगे। और रिप्लाई में जब पता चलेगा कि शैलेंद्र नगरकर ने फाइल किया है, तो जस्टिस कोतवाल का गुस्सा कहां होगा। अदालत का ही फैसला था चीफ सेक्रेटरी को रिप्लाई फाइल करने का, लेकिन बेंच बदल गया, दूसरे बेंच थोड़ा सा नरम हो गए, उनकी तरफ भी उनकी भी बात सुनने लगे। नरम का मतलब ये नहीं था कि वो साफ साफ हर सुनवाई में नीलेश ओझा जी को कहते थे कि आप इंतजार कीजिए, न्याय मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो न्याय के विरुद्ध हो। जरा इनकी सुन तो नहीं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये जो इतना टाइम बाई कर रहे हैं और हर हियरिंग में आकर के सरकारी वकील जो मोहतरमा है, उनका एक ही काम है कि हमें कुछ और समय दे दिया जाए। भाई किस चीज के लिए समय दिया जाए? तो अभी बहाना बना रहे हैं कि सीसीटीवी का फॉरेंसिक ऑडिट के लिए हमने भेजा हुआ है, उसका कोई लेना देना नहीं है। एफआईआर दर्ज कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सीसीटीवी का क्या लेना देना है। तो सीसीटीवी की बात उठाई गई, अरे उठाई नहीं गई है, अब एफिडेविट आ चुका है सतीश साल्यान का कि एफआईआर दर्ज कीजिए, फ्रेश इंक्वायरी कीजिए, सब कुछ फ्रेश होगा, सब अब दोबारा सीसीटीवी जाएगा, दोबारा सीन रिक्रिएट होगा। तो इसमें कहानी क्या बना रहे हैं? वो हमेशा बार बार टाइम बाई कर रहे थे। अब ये जो टाइम बाई करने वाला खेल है, ये 10 महीना चला है और जस्टिस सारंग कोतवाल के बेंच में ये दोबारा दिशा का केस आ गया। प्रभु की माया, प्रभु की माया है। एक तरफ तो महाराष्ट्र के नए डीजीपी दाते साहब ने कार्यभार संभाल लिया है, दूसरी तरफ सारंग कोतवाल जी के पास ये मुकदमा ट्रांसफर हो गया है। तो जस्टिस गडकरी जी भी ठीक सुनवाई कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो सुनवाई ठीक नहीं कर रहे थे, लेकिन वक्त लग रहा था। वक्त क्यों दे रहे थे मुझे नहीं मालूम, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जितना वो वक्त दे रहे थे, मेरे ख्याल से और जो दर्शक भी देख रहे हैं उनकी निगाह में उतना वक्त देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीलेश ओझा ने कैटेगोरिकली कहा है और वो केस लॉ उन्होंने दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर पीड़ित के परिजन, पीड़ित के माता पिता स्वयं आकर के कह रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ ये हुआ है, ये शक है, इसका समाधान किया जाए, तो फिर कोई 14 दिन के अलावा पुलिस नहीं टाल सकती है। 14 दिन तक तो आपको कह सकती है कि हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं इनके एप्लीकेशन पर, लेकिन 14 दिन के बाद उनको एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा। यही हुआ है कुलदीप सेंगर के खिलाफ। वहां हो रहा था कि नहीं एफआईआर दर्ज कीजिए फिर इंक्वायरी कीजिए, वहां हो गया फटाफट। जो प्रार्थना पत्र, जो याचिका बाद में आई, 2 महीने बाद आई, पहली याचिका में नहीं नाम था रेप का, कुलदीप सेंगर का, दूसरी याचिका आई तो एफआईआर हुआ और उनको उठाया गया। तो साहब यहां पर सतीश साल्यान कह रहे हैं कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, एफिडेविट दे रहे हैं, कोर्ट में है, रिट पिटीशन फाइल्ड है, फिर जस्टिस गडकरी को और क्या चाहिए, इतना वक्त क्यों दिया?
ये सवाल होता है, उठता है। और हमें पूरा उम्मीद था कि 20 जनवरी आते-आते जस्टिस गडकरी ये फैसला दे देंगे, एफआईआर का आदेश 20 जनवरी को तो होना ही होना है। लेकिन अब ये जो मोड़ आ गया नया मित्रों, कि जस्टिस सारंग कोतवाल के पास दिशा का मुकदमा आ गया। मुझे नहीं मालूम अब ये दैवीय कृपा है मित्रों, या इसे आप दैवीय कृपा समझें, या इसे क्या समझें आप। उसी सारंग कोतवाल जी के पास आ गया जिसने सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी को कहा था रिप्लाई फाइल कीजिए। अब आप अंदाजा लगाइए, जब ये 10 महीने बीतने की खबर सारंग कोतवाल को तो सब कुछ मालूम ही होगा कि चल रहा है हीला हवाली। जब सारंग कोतवाल पूछेंगे कि भाई ये शैलेंद्र नगरकर ने क्यों फाइल किया है, फिर शैलेंद्र नगरकर जवाब क्या देंगे? जस्टिस सारंग कोतवाल, और ये बात हम लोग लगातार पूछ रहे थे कि जस्टिस गडकरी ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि भाई शैलेंद्र नगरकर को तो किसी ने रिप्लाई देने के लिए कहा ही नहीं था, ये तो चीफ सेक्रेटरी को रिप्लाई फाइल करना है। जब हम लोगों ने सवाल उठाया तो एक हियरिंग में चीफ सेक्रेटरी पहुंचे थे अदालत में, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी अदालत पहुंचे थे, लेकिन जस्टिस गडकरी ने यह सवाल नहीं उठाया कि ये रिप्लाई तो फाइल करना है चीफ सेक्रेटरी को, शैलेंद्र नगरकर क्यों फाइल कर रहा है? और वो भी एक सीनियर पीआई पुलिस इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी फाइल कर रहा है रिप्लाई। ये तो कोर्ट की अवमानना है, कोर्ट के आदेश की अवमानना है। मतलब आप कुछ भी कह रहे हैं, हम कुछ भी कर देंगे। क्या उस पर काउंटर सिग्नेचर है चीफ सेक्रेटरी का? क्या उस पर काउंटर सिग्नेचर है डीजीपी का? क्या उस पर काउंटर सिग्नेचर है मुंबई के पुलिस कमिश्नर का? नहीं है। शैलेंद्र नगरकर, ऑन बिहाफ ऑफ शैलेंद्र नगरकर ये रिप्लाई फाइल किया गया है। तो शैलेंद्र नगरकर है कौन? वो एसआईटी का मेंबर, और ये वो, ऐसे चलेगा क्या? तो सारंग कोतवाल जी, जस्टिस सारंग कोतवाल, नजर टेढ़ी होनी तय है और शैलेंद्र नगरकर को पूछेंगे भाई तुम क्यों आए हो, और हो सकता है कि चीफ सेक्रेटरी को जस्टिस सारंग कोतवाल तलब कर ले। महाराष्ट्र के डीजीपी को भी तलब किया जा सकता है, और इस बार दाते साहब को अगर तलब किया गया तो दाते साहब ईंट की ईंट बजा देंगे इन भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों की। इनकी वजह से, इनके कुकर्म, इनके कुकृत्य की वजह से अगर डीजीपी के इस पर दामन पर कोई दाग लगा या डीजीपी को अदालत में सुनना पड़ा, तो समझ लीजिए निचले पुलिस ऑफिसर की खैर नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुर्दिन शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू है। शैलेंद्र नगरकर के जेल जाने की उल्टी गिनती शुरू है। और प्रभु की माया देखिए, एक तरफ तो डीजीपी दाते साहब आ गए हैं जो हड़कंप मचा हुआ है मुंबई पुलिस में, और दूसरी तरफ सारंग कोतवाल आ गए हैं जिनके पास ये मुकदमा आ गया है। कहां जाएंगे अभी? इस तरह से अब ये घिर गए हैं जिसका इनके पास अब कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब दे नहीं पाएंगे। गडकरी साहब तो इनको वक्त दे रहे थे थोड़ा बहुत निकलने का वक्त वो भी नहीं देते। वो जानना चाह रहे थे कि और क्या क्या। और अब कहानी तो ये है मित्रों कि जितना आर्गुमेंट इन्होंने जस्टिस गडकरी के साथ किया है, जितना डिले किया है, पहली मर्तबा जस्टिस सारंग कोतवाल इनको पूछेंगे कि भाई इतना डिले हुआ क्यों ये? पहला सवाल तो होगा कि ये रिप्लाई आपने क्यों फाइल किया? दूसरा, आप बार बार टाइम क्यों मांग रहे थे? क्या मतलब हुआ इसका? हो सकता है कि 20 जनवरी को न सिर्फ एफआईआर का आदेश हो, बल्कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस सर्व हो जाए कि रिप्लाई फाइल करिए आप, कि क्यों नहीं शैलेंद्र नगरकर को यहीं से जेल भेजा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि शैलेंद्र नगरकर को उसके सस्पेंशन का ऑर्डर भी आ जाए। जेल भेजने तो छोड़ दीजिए, सस्पेंशन का भी ऑर्डर आ सकता है कि शैलेंद्र नगरकर ने इस पूरे केस को 10 महीने तक उलझाने का धंधा किया है और अदालत का वक्त बर्बाद किया है और न्याय को डिरेल करने की अपने तरफ से पूरी कोशिश की है। इस आधार पर शैलेंद्र नगरकर को क्यों नहीं उनकी सेवा से डिसमिस किया जाए, मुअत्तल किया जाए। ऐसा भी आदेश ये जस्टिस सारंग कोतवाल की तरफ से डीजीपी को जा सकता है। क्या आपको शैलेंद्र नगरकर जैसा इफिशिएंट पुलिस ऑफिसर चाहिए क्या, जो 10 महीने तक केस को भटका दे, अटका दे?
रिप्लाई फाइल करने के लिए आपको कहा गया है, आपके वरिष्ठ जनों को कहा गया है, रिप्लाई ये फाइल कर रहे हैं। तो ये जो फाइल किया है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसका रिश्ता क्या है? क्या ठाकरे से कोई रिश्ता है? क्या आरोपी से कोई रिश्ता है? क्या है? मित्रों, जस्टिस सारंग कोतवाल के सवालों का जवाब मैं हैरान हूं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे देंगी। अभी से उनके पास रास्ता क्या है? वो क्या इस बार क्या मांगेंगी? वो इस बार वो क्या कहेंगी कि इस बार हमें वक्त दे दीजिए? क्या मांगेंगी वक्त? कौन सा वक्त मांगेंगी? कहां से वक्त मिलेगा उनको? जस्टिस सारंग कोतवाल तो सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पूछेंगे कि आपने सिग्नेचर किया है शैलेंद्र नगरकर के ऊपर, कोर्ट की अवमानना जो हुई उसके बारे में क्या कहना है आपका? कोर्ट का तो ऑर्डर था चीफ सेक्रेटरी को रिप्लाई फाइल करना। क्या करेंगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर? क्या जवाब होगा उनके पास? कोई जवाब नहीं होगा। तो 20 जनवरी को फैसला अनिवार्य रूप से आएगा। उसके पहले बहुत सारे काम होंगे। अभी अभी देखा ना, ये डेवलपमेंट हो गया ना, जस्टिस गडकरी के बेंच से जस्टिस सारंग के पास आ गया दिशा का मुकदमा और दाते साहब ने ज्वाइन कर लिया। तो दोनों मामला सही दिशा में जा रहा है। ये प्रभु का कमाल है कि जिनके पास पहले मुकदमा था उन्हीं के पास आ गया और जस्टिस सारंग कोतवाल बिल्कुल 24 कैरेट खरा सोना है। कानून के साथ कोई खिलवाड़ होने नहीं देंगे। और पुलिस, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं दाते साहब, वो भी खरा सोना है। अपने दामन पर दाग नहीं लगने देंगे। तो जो दागदार हैं वो संभल जाइए। मैक्सिमम बस ये 14 दिन का और इंतजार कर लीजिए। 14 दिन में आपका हिसाब किताब हो जाएगा। लेकिन उसके पहले तो बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। वो सारे डेवलपमेंट भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये एक अच्छी खबर है। ये जो मोड़ है इस केस में, ये टर्निंग पॉइंट होगा। बस इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।